द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से शरीक गुफ्तगू हैं बिक्रम सिंह मझेल जी, और ये 2006 से वहाँ रह रहे हैं। इनकी पैदाइश मुरादाबाद की है। उसके बाद इनकी फैमिली अमृतसर चली गई और ये 1955 में पैदा हुए। और अभी इनकी किताब आई है सिक्स एंड द टू नेशन थ्योरी। सरदार जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, आपकी जो किताब है उसका क्या है, खुलासा क्या है, या जिस्ट जिसको कह लें, व्हाट इज योर मेन आर्ग्यूमेंट? इसमें असल ये है कि टू नेशन थ्योरी पर काफ़ी किताबें लिखी गई, सेमिनार भी हुए और गुफ्तगू भी बहुत ज़्यादा लेवल पे हुई है। मगर इसमें जो है एक चीज़ को इग्नोर किया गया है कि इसमें सिक्स पर्सपेक्टिव कहीं पर डिस्कस नहीं हुआ। इस बुक में जो है कोशिश की है कि इस पार्टीशन में जो कुछ भी हो उसे सिख पर्सपेक्टिव से इसमें पेश करने की कोशिश की है। तो मेन आर्ग्यूमेंट क्या है आपका? मेन आर्गुमेंट है कि सिक्स की को ये जो टू नेशन थ्योरी थी, ये थ्री नेशन थ्योरी क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि सिख, हिंदू एंड मुसलमान ये तीन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, दावेदार थे। इसमें दो नेशन बन गए, लेकिन सिखों को उसमें कंसीडर नहीं किया गया। उसमें क्या लैप्स रहे सिखों की तरफ से, क्या उसमें सियासत गवर्नमेंट की थी, क्या डिफरेंट जो लीडर्स प्रिवेल कर रहे थे उनकी थी, ये सिक्स उसमें कंसीडर नहीं हो सके और इन्होंने अल्टीमेटली फिर इंडिया के साथ में यूनाइट कर लिया। अच्छा जी, हमारे एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर। वो कॉलम भी लिखते हैं जंग अखबार में और फिर जियो पे वो एक शो भी करते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि 21 मार्च 1946 को, दैट इज मार्च 21 1946 को, एक सिख डेलीगेशन ने जिन्ना साहब से मुलाकात की। और उसके बाद जिन्ना साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने सिखों को भी एक कौम तस्लीम कर लिया, एक नेशन तस्लीम कर लिया। लेकिन उनका ये पूछना था सिख डेलीगेशन से कि आप अगर एक सिख रियासत चाहते हैं तो वो कहाँ कायम हो, क्योंकि सिखों की कहीं भी मेजॉरिटी नहीं थी, क्योंकि पंजाब में सिख जो थे 14% के करीब थे। तो इस आर्ग्यूमेंट को कैसे देखते हैं आप? दरअसल चौधरी साहब, इसमें मसला ऐसा है कि सिक्स ऑफ कोर्स कहीं पर भी मेजॉरिटी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं थे और 14 से 15% इनकी कुल आबादी थी। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो जो चढ़ता पंजाब, जिसे इंडियन पंजाब कहते हैं, इसकी टोटल आबादी 3 करोड़ है और सिखों की जो टोटल आबादी इस वक्त है वो 12 करोड़ है। इंडिया में ये बात बहुत जोर शोर से हमेशा प्रचार में आती रही है कि सिखों की आबादी 2.5 से 3 करोड़ है, वो भी स्कैटर्ड है, इंडिया में भी है, अब्रॉड में भी है, पंजाब में भी है। लेकिन ऐसा नहीं है। भोपाल के पास एक छोटा सा शहर है मुल्तई। मुल्तई में एक डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना, उन्होंने इस पर अभी पिछले 7-8 साल हुए एक पीएचडी की है और उसमें उन्होंने टोटल डिटेल्स दी है कि सिखों की टोटल आबादी जो है वो इस वक्त 12 करोड़ है। अब पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में तकरीबन जो ईस्टर्न पंजाब है उसमें तकरीबन 70 to 80% जो लैंड, एग्रीकल्चर लैंड है, वो सिख पोजीशन में है। एक चीज। दूसरे, ईस्टर्न पंजाब में तकरीबन 55-54% सिख हैं। तो वो पार्टीशन के टाइम ठीक है कि 14% 15% थे, लेकिन जब पार्टीशन हो गया और वहां से लोग निकल के इधर आ गए और सब ये फिर एक जगह कंसंट्रेट हो गए, तो इनकी टोटल जो आबादी पंजाब में आज भी 54-55% है। तो इसलिए ये जो है एक राइटफुल कंटेंडर थे। इनकी आबादी जब कंसंट्रेशन में आती थी तो ये ठीक स्टेट को हैंडल कर सकते थे। इसलिए जो है ये जिन्ना साहब का भी अपनी जगह ठीक है। जिन्ना साहब असल में इस कोशिश में थे कि किसी तरीके से अगर सिख वेस्टर्न पंजाब के साथ जुड़ते हैं तो हमें अंबाला तक पंजाब मिल सकता है, क्योंकि जिन्ना साहब की अपनी एक सोच थी कि डिवाइड इंडिया अनडिवाइडेड पंजाब, पंजाब डिवाइड ना हो, इंडिया डिवाइड हो जाए। और पंजाब को अनडिवाइडेड रखने के लिए जरूरी था कि वो सिखों को अपने साथ लेते। तो लेकिन वो ऐसा कुछ हो नहीं सका। उसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे, कंटेम्प्रेरी फैक्टर्स भी थे कि वो चीज
नहीं मुमकिन नहीं हो सकी। लेकिन आबादी के हिसाब से जब उन्होंने वेस्टर्न पंजाब को छोड़ा है तो ईस्टर्न पंजाब में वो 55-54% की आबादी में आ गए थे और वो इजीली एक स्टेट मैनेज कर सकते। तो जिन्ना साहब के साथ क्या मसला हुआ था? क्योंकि एक सिख डेलीगेशन की मुलाकात का भी हिस्ट्री बुक्स में जिक्र मिलता है, जिसमें जिन्ना साहब ने कुछ अश्योरेंसेस दी, कुछ गारंटीज दी सिख डेलीगेशन को। उस डेलीगेशन ने जब ये पूछा, आपकी बात तो चले समझ में आती है, आप ये गारंटी दे रहे हैं, लेकिन आपके बाद क्या होगा? तो उन्होंने कहा था कि माई वर्ड माई वर्ड इन पाकिस्तान विल बी लाइक द वर्ड ऑफ गॉड। इसकी कुछ तफसील बताइएगा। इसमें दरअसल ऐसा है कि जिन्ना साहब ने एक इजिप्ट का हवाला दिया था। वहां पर कोई क्रिश्चियन ग्रुप था, तो क्रिश्चियन ग्रुप को अपने फेवर में करने के लिए उस वक्त जो कुछ सियासी पार्टी थी, जिसका मैं एक्चुअली नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा कि कोरे कागज पे मैं साइन कर देता हूं और आप जो है जो लिखना लिख लो। जी जी, वहां पे जो वो है ना, कॉप्टिक्स है ना, वो कॉप्टिक क्रिश्चियंस हाँ जी। तो उन्होंने इजिप्ट बाद में। में पूछा, उन्होंने कहा भी आप ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकते हैं, ये आपकी मांग हो सकती थी। सेम केस जो है जिन्ना साहब ने यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि आप बताओ क्या चाहिए आपको, मैं हाँ कर देता हूँ। लेकिन सिख इस पर सहमत नहीं हुए, एग्री नहीं हुए। रीजन उसका ये था कि उन्होंने ये कहा कि आप तो हमें लिख के दे देंगे या आप हमारी बात मान जाएंगे, लेकिन आपके बाद में क्या गारंटी है कि आपकी बात को जो आने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं या जो दूसरा यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट होती है वो उस बात को ऑनर करेगी। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण जो है वो ये था कि तोहा खालसा में एक बहुत बड़ा एपिसोड हुआ था फरवरी मार्च 47 में, जिसमें काफी लोग, सिख लोग और उनकी फैमिलीज वहां पे मारी गई और लेडीज ने कुएं में कूद कर जान भी दी, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप अब हमें कह रहे हैं, लेकिन आप तो जो इतने बड़े एपिसोड हुआ है वहां पर, रावलपिंडी में एपिसोड हुआ है, वहां पर आप कभी अफसोस करने नहीं गए, इसलिए ये हमारे लिए मुश्किल है कि इस बात पर विश्वास करें। और इसलिए वो बात आगे नहीं चल सकी और ये बात वहीं खत्म हो गई। क्योंकि पर ये बात जरूर है कि जिन्ना साहब सिख जो साइके था उसे विन करना चाहते थे और वो वेस्टर्न पंजाब में उन्हें वेस्टर्न पंजाब के साथ जोड़ के रखना चाहते थे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, पर सिख उसमें एग्री नहीं हुए, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द पास्ट एक्सपीरियंस, चाहे वो हिस्टोरिकल था। क्योंकि हिस्टोरिकल में भी, हालांकि मैं इस बात से तो सहमत नहीं कि हिस्टोरिकल जो कुछ भी एट्रोसिटीज या ज्यादतियां सिख मजहब के साथ या सिख गुरु या सिख पब्लिक के साथ हुई हैं, वो मुस्लिम्स ने नहीं की, वो स्टेट ने की है। वो जो मुगल स्टेट था, उनके जो गवर्नर्स थे या जो भी थे, ये उनकी एट्रोसिटी थी, पब्लिक टू पब्लिक कोई प्रॉब्लम नहीं रही। लेकिन वो उस वक्त उस चीज को भी कंसीडर कर लिया कि पास्ट में भी हमारा एक्सपीरियंस ये है, मौजूदा समय आप जो है हमारे लोगों के साथ में नहीं मिलकर चले। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए उन्होंने वो जो ऑफर जिन्ना साहब की थी उसको उन्होंने एक्चुअली मंजूर नहीं किया। अच्छा, हिस्ट्री की बात की आपने सरदार जी, तो सिख हिस्ट्री में जो बातें की जाती हैं, जहांगीर ने गुरु अर्जन देव के खिलाफ एक्शन लिया और बहुत सारे सिख ये इल्ज़ाम देते हैं कि उनको एक्सिक्यूट किया गया। फिर औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में गुरु तेग बहादुर को एक्सिक्यूट किया गया चांदनी चौक दिल्ली में। गुरु गोबंद सिंह के छोटे बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया वजीर खान ने, वो सरहंद के गवर्नर थे। तो पाकिस्तान में तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा इन बातों का। असल में जो गुरु अर्जन साहब की जो शहादत का मसला है, वो मसला खाली उसमें जहांगीर शामिल नहीं थे। उसे जो बात सोसाइटी में प्रचारी गई है, सोसाइटी में जो लाई गई है, वो खाली जहांगीर के नाम से डाली गई है। असल में इस शहादत के पीछे शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी थे। क्योंकि अगर ये बात वह लंबी हो जाती है, क्योंकि जब अकबर ने दीन इलाही चलाया है तो शेख अहमद सरहंदी ने उसकी मुखालफत की थी। और बाद में फिर जहांगीर के साथ में इनका ये एग्रीमेंट था कि हम आपको सपोर्ट करते हैं और आप हम, और जो ये नया रिलीजन आ रहा है इसमें मुस्लिम भी कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदू भी हो रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसकी जो जड़ थी वो यहाँ
शेख अहमद सरंदी के साथ में शुरू हुई थी ये। और ये चीज को खुलासा जो उस वक्त कपूर सिंह आईसीएस ऑफिसर थे, उन्होंने किताब लिखी है साची साखी, उसमें उन्होंने इसका पूरा हवाला दिया है कि सरंदी साहब ने क्या किया। और गुरु अर्जन साहब की शहादत का जो मसला था या जो इनकी जो कस्टडी थी वो मुर्तजा हुसैन को दी गई, और मुर्तजा हुसैन शेख अहमद सरंदी का शागिर्द था। तो इसलिए ये खाली इसमें जहांगीर जरूर शामिल नहीं थे, इसमें एक मानसिकता सी, मेंटलिटी एक पीछे जो है काम कर रही थी, और उस मानसिकता के पीछे ये चीज थी। और ये चीज खाली लोग कह देते हैं भी जहांगीर ने वो किया, जहांगीर का इसमें पूरा रोल नहीं है, इसमें कई फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे। सरदार जी, बहुत से लोग ये पॉइंट आउट करेंगे कि जहांगीर ने खुद अपनी किताब में तो उसके जहांगीरी में शेख अहमद सरहंदी पे क्रिटिसिज्म किया है, और वो ये कहते हैं कि वो बहुत से लोगों को गुमराह कर रहा है और अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझता है। कुछ उलमा ने उनके खिलाफ फतवा भी दिया था, लेकिन आजकल जो है पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में उनको एक अजीम इस्लामिक पर्सनैलिटी के तौर पे पेश किया जाता है, और उन पे कोई क्रिटिसिज्म आपको सुनने को नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ जो बहुत से लोग हैं ना, वो ये कहते हैं एक्चुअली जो प्रॉब्लम था ना वो सियासी था, कि गुरु अर्जन देव ने शहजादा खुसरो जो जहांगीर का बेटा था उसको एक तरह से अपनी ब्लेसिंग्स दी थी, उन्होंने बगावत कर दी थी, और फिर शहजादा खुसरो को जो है कैद करके लाहौर से जो है वो कैपिटल लाया गया जहांगीर के पास, वहां उनको अंधा कर दिया गया और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया था। तो इस तरह की बात भी की जाती है। और फिर जो औरंगजेब का है, मुझे एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने बताया जो इंडिया में सर्व कर चुका था, उसने बताया कि आज भी कुछ ऐसे सिख आपको मिल जाएंगे कि जो औरंगजेब नामी बंदे से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। तो मतलब हिंदुओं में भी है नफरत औरंगजेब के खिलाफ, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिखों में ज्यादा है उनके खिलाफ। और बहुत सारे लोग हैं वो समझते हैं कि औरंगजेब वॉज द मोस्ट इस्लामिक ऑफ मुगल किंग्स। तो हमारे एक राइटर हैं, उन्होंने ये लिखा है कि औरंगजेब वाहिद बादशाह है मुगलों में जिनके नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लिखा जाता है। आप कैसे देखते हैं उनको? देखिए, आम तौर से एक चीज जुड़ी है आम हिस्ट्री में कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद किया। ये एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। असल में गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर साहब जो उनका शहर था वो छोड़ने पे मजबूर किया। उनके दो बड़े साहिबजादे जंग में शहीद किए। उसके बाद में गुरु तेग बहादुर साहब के साथ में 3 और सिख शहीद किए, और बड़ी बुरी तरीके से किए। तो इसलिए जो है वो बहुत सारी एट्रोसिटीज थी जो औरंगजेब ने की, या औरंगजेब के नाम से उनके जो अहलकार थे उन्होंने की। लेकिन सिख हिस्ट्री का एक ऐसा ब्लैक जो हैगा पीरियड है कि इसमें बहुत ज्यादा जो एट्रोसिटीज है, बहुत ज्यादा जो ज्यादतियां हैं, वो सबसे ज्यादा ज्यादतियां औरंगजेब के टाइम में हुई हैं। आपको इस बात को जानकर सरप्राइज होगा कि गुरु अर्जन साहब की शहादत को पीछे जहांगीर को माना जाता है, लेकिन उनके जो बेटे थे छठे गुरु हरगोविंद साहब, उनके और जहांगीर के बाद में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे आपस में। तो इसलिए जो है वो औरंगजेब का टाइम सबसे सख्त टाइम था। उस वक्त सिख्स का सर्वाइवल नजर नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। अच्छा सरदार जी, उसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली के बारे में भी बहुत सारी चीजें मशहूर हैं, कि अभी मैं देख रहा था एआई ओवरव्यू में लिखा था कि अहमद शाह अब्दाली ने जेनोसाइडल कैंपेन्स लॉन्च की सिख कम्युनिटी के खिलाफ। फिर एक 1762 का मैसेकर हुआ जिसमें कहा गया कि 20,000 से लेके 50,000 तक सिख जो थे वो एक साल में मारे गए। उसकी क्या तफसील है? फिर यह भी कहा जाता है कि गोल्डन टेम्पल को उन्होंने तबाह किया और उसका जो सेक्रेड पूल है उसमें मलबा जो है डेबरी डाल दी, और उसमें जो गाय जिबा करके जो है उनकी डेड बॉडीज डाल दी। इज दैट ट्रू? इज दैट व्हाट यू बिलीव? हाँ जी, ये बात सही है। असल में जो ये मैसेकर हुआ है इसे बड़ा घल्लूघारा इस नाम से जाना जाता है। उस वक्त सिख कौम की टोटल आबादी 70 से 80 हजार मानी जाती थी, जिसमें उसमें एक ही दिन में तकरीबन 50% जो आबादी थी वो
वहां पर जंग में शहीद हो गई है। और कूप रहीड़ नाम था गांव का जहां पर वो ये हुआ सारा। और सिख इसमें सेव अपने आप को सेव नहीं कर सके। रीजन ये था कि उनके साथ में फैमिलीज थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, वो उन्हें बचाने में लगे रहे और ये शहादत होती रही। इसमें तकरीबन 30 से 35 हजार एक्चुअल जो है किलिंग्स उस दिन एक दिन में हुई हैं। और ये इसमें सिख जो है सीधे लड़ने के बजाय ये प्रोटेक्टिव वे में पीछे हटते रहे ताकि परिवार जो फैमिली है इनको बचाया जा सके। और ये शाम तक चलती रही। शाम जब अंधेरा हो गया तब अगर दिन और होता तो हो सकता था और भी ज्यादा कत्लो गारत होती। दरबार साहब का जो मसला है कि दरबार साहब को 2 बार अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया। एक बार अटैक किया और दूसरी बार उसकी जो नींव थी उसमें बारूद भर के उसे उड़ा दिया और मलबा भर के जो तालाब है, सरोवर जिसे कहते हैं, और उसमें जो गाय और दूसरे जानवरों के जो स्केलेटन थे वो उसमें भर दिए थे। और वे काफी जो है उसके बाद में, पर उसे एक चीज थी कि उसको प्रॉब्लम ये थी कि जब ये मराठों के साथ जंग हुई अब्दाली की या और दूसरे लूट करने के हिसाब से जब वो आता रहा है तो ये वापसी में उस पर जो छापामार जंग करते थे और उसका जो सामान था उसे लूट लेते थे। तो ये इससे परेशान होके उसने जो है किया कि इन लोगों को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दिल्ली जाने के लिए जाना होता है तो यहीं से गुजरना पड़ता है। इसलिए वो इन पर बहुत ज्यादा सख्ती उसने की। और लेकिन बाद में जब 62 का केस हो गया है तो उसके बाद में उसने एक खत जो है भेजा सिखों के पास कि भाई ऐसा है कि तुम्हें मैं यहाँ इस इलाके का नवाबियत देता हूँ और तुम मेरे साथ संधि कर लो। इन्होंने उसका जवाब दिया था कि मलबे के ढेर पर खड़े होकर कभी भी जो है समझौते नहीं किए जाते। तो वो इस तरीके से चलता रहा। लेकिन बाद में अब्दाली खुद फिर जो है मैदान इस छोड़ गए, वो नहीं कर सके। उनके बाद में उनका जो है जो कमांडर था वो भी रहा, उनका बेटा भी रहा उधर, पर वो दोबारा फिर बाद में वो चीज नहीं हुई जो 1962 में हुई है। अच्छा सर, 1947 में अगर हम वापस आए तो उस वक्त जो सिख लीडर्स थे उनकी क्या अप्रोच थी? मास्टर तारा सिंह जो है, कहा जाता है कि वो सिखिस्तान चाहते थे। फिर बलदेव सिंह थे, बड़े प्रोमिनेंट सिख लीडर थे जो बाद में पहले डिफेंस मिनिस्टर बने इंडिया के। उनसे कोई हाँ जी। गलतियां हुई आपके ख्याल में, क्या हुआ? नहीं जी, वो सारी जो है गलतियां ये थी कि ये लोग जो नेगोशिएशन थी उसे कर ही नहीं पाए। और मैं तो मानता हूं कि उनमें नेगोशिएशन, जहां पर एक तरफ जिन्ना साहब हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ऐसे जो शार्प माइंडेड लोग हैं, जिन्ना साहब को मैं पॉलिटिशियन कम और स्ट्रेटेजिस्ट ज्यादा समझता हूँ। वो एक स्ट्रेटेजी तैयार करते थे और स्ट्रेटेजी में ही वो मास्टर थे। उन्होंने जितना भी किया स्ट्रेटेजी से ही किया है। तो ये वो एक तरफ ये है, उनके साथ में ये लोग नेगोशिएशन करने में इतना वो नहीं थे। दूसरा ये था कि मास्टर तारा सिंह ही बिलोंग टू हिंदू फैमिली। जी। इनका पुराना नाम जो था वो परहैप्स नानक चंद मल्होत्रा था। तो ये हिंदू फैमिली थे। इनका जो है जो जितने भी रिलेटिव वगैरह थे सब जो इंडिया में ही थे जितने भी है। इसलिए इनकी मानसिकता, इनकी जो पर्सनैलिटी वो डिवाइडेड थी। बलदेव सिंह का उड़ीसा में जो आजकल उड़ीसा है वहां पे इनके बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी और इन्हें ये डर था कि अगर ये मैं पार्टीशन में अगर पंजाब सेपरेट होता है तो मेरी इंडस्ट्री वहां रह जाएगी। तो इसलिए ये लोग, इंटरेस्टिंग चीज है कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया है तो कैबिनेट मिशन से ये नेगोशिएशन के दौरान ज्ञानी करतार सिंह, मास्टर तारा सिंह और सरदार बलदेव सिंह ये कभी होमवर्क करके ही नहीं गए और अलग अलग सवारियों से वहां पर पहुंचते थे। उनसे पूछा, एक ज्ञानी करतार सिंह से पूछा, उसने कह दिया जी हमें यहाँ तक एरिया दे दो। ये मुल्तान को छोड़कर और उधर आगे तक ले गए। दूसरा किसी ने कहा हमें दिल्ली तक दे दो। कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी उनका, कोई उन्हें खुद मैप क्लियर नहीं था कि हम जो है यहाँ तक ले तो ये फिजिबल है। अब जो जहां पर अगर ये पाकिस्तान के बहुत सारी ये डिवीजन का नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा जो वो मांग रहे थे, जो उसमें कहते तो पाकिस्तान तो आज की तारीख में पंजाब 50% इधर होता। तो इसलिए उनकी जो डिमांड थी वो कैलकुलेटेड डिमांड नहीं थी। लेकिन एक चीज मैं जो है जिन्ना साहब ने, चलो बहुत ही तेज तर्रार पॉलिटिशियन थे, उसमें एक चीज मैं ये मान के चलता हूं कि अगर जिन्ना साहब इन लोगों को तैयार करके अगर सिख स्टेट बनवा देते किसी तरह से
तो जो जम्मू कश्मीर का मसला आज खड़ा हुआ है, ये जम्मू कश्मीर पंजाब पाकिस्तान में होता, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जाने के लिए रास्ता सिर्फ पंजाब से निकलता है, और सिख जम्मू कश्मीर को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते थे मिलिट्रीली, वी अंडरस्टैंड दैट। तो इसलिए वो बिना लड़ाई के ही जम्मू कश्मीर उन्हें मिल सकता था। हिमाचल जो है वो सिख स्टेट में चला जाता, क्योंकि जो है वो आगे से जलंधर से आगे जितना भी रास्ता है वो पंजाब से निकल के जाता है। अगर ये पठानकोट और ये एरिया अगर सिख राज में चले जाते तो जम्मू कश्मीर का तो केस ही खत्म था। इस चीज को आज तक किसी भी डिस्कशन में इस नजरिए से देखा ही नहीं गया। हर एक आदमी यही इसी बात पे कर रहे हैं जी, ये हो जाता है होता नहीं। अगर सिख स्टेट बन जाती तो पाकिस्तान को उसका सबसे ज्यादा फायदा था। जितना भी जम्मू कश्मीर जो है वो मुकम्मल 100% अप टू लेह लद्दाख के सब पाकिस्तान में विदाउट एनी बैटल होता। आप सहमत है इस बात से? नहीं। अच्छा सरदार जी, उस पे कुछ लोग ये पॉइंट आउट करेंगे कि सरदार पटेल ने ऑफर की थी पाकिस्तान को कि आप हैदराबाद दक्कन की बात छोड़ें और कश्मीर ले लें, यानी प्लेट में रख के पाकिस्तान को कश्मीर मिल रहा था, और पाकिस्तान के ऑथर्स ने, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने ये बात तस्लीम की है अपनी बुक्स में। लेकिन उस वक्त के जो हुक्मरान थे हमारे, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनका शायद ज्यादा फोकस हैदराबाद दक्कन पे था कि जी वो अमीर रियासत थी और पाकिस्तान को उस वक्त जो थी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत थी। और फिर जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल कर ली गई। हमारे एक रिटायर्ड एम्बेसडर ने लिखा था कि जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करना पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती थी, और इससे हमारा जो केस था कश्मीर पे वो इरोड हो गया। वो तो एक एक बात रही। लेकिन आपने फेसबुक पे अपनी लिखा, a single religion is not a guarantee for a stable and prosperous country। तो हाँ, मैं आपके जी, अब भी तो इस बात आप पे मैं कायम हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए था, सिखों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए था, बाकी जो रिलीजन्स हैं मिलजुल के नहीं रह सकते, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में नहीं हो सकता, ये क्या कहेंगे? इसमें सर ऐसा है कि लास्ट जो राजा, हिंदू राजा था, पृथ्वीराज चौहान था, जिसे कि 1192 में मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। हरियाणा में तरावड़ी के मैदान में इनकी जंग हुई और ये पृथ्वीराज वहां से दौड़ के निकल गए, और जहां सिरसा है वहां पर उनको पकड़ लिया मोहम्मद गोरी ने और बाद में कत्ल कर दिया। ये बात है 1192 की। और 1192 से और 1947 तक ये अंग्रेज या फिर इस्लामिक शासन रहा। ये टोटल पीरियड बनता है 755 साल। इस 755 साल के इस पीरियड में कहीं पर भी कोई भी पीरियड ऐसा नहीं है जिसमें कि कोई ब्रेक आई हो। पहले या तो दूसरे इस्लामिक रूलर थे या बाद में फिर 1857 के बाद में मुकम्मल तौर से ब्रिटिशर्स काबू हो गए। इस 755 साल में कभी भी जो है ये पोजीशन नहीं खड़ी हुई कि भाई हम दो अलग अलग नेशन है, हम एक साथ नहीं रह सकते। बड़े मजे से लोग रह रहे थे। पर्सनल ग्रीवेंसेस होंगे, लेकिन ऐसी नौबत तो कभी नहीं आई, सब लोग आराम से रहते रहे हैं। लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, हालांकि अगर आप इसे देखें, इसमें और मैं एक तौसी करना चाहता हूं कि 1857 का जो गदर हुआ है उसके बाद में ब्रिटिश पॉलिसी चेंज हो गई बिल्कुल। इन्होंने 1885 में खुद गोरे ह्यूम ने कांग्रेस ऑर्गेनाइज कर ली। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई। 1914 में हिंदू महासभा बन गई। 1920-21 में श्रोमणी कमेटी बन गई। 1925 में आरएसएस बन गई। 1925 में अकाली दल बन गया। ये सब इतनी जो है जो इनकॉर्पोरेशंस हुई हैं, ये ब्रिटिश की गवर्नमेंट की चेंज पॉलिसी की वजह से हुई हैं। पहले इन्होंने कभी किसी को ये चीज अलाउ नहीं की। फिर उसके बाद में वहाबी मूवमेंट हुआ, खाकसार मूवमेंट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, स्वराज आंदोलन हुआ, असहयोग नॉन कोऑपरेशन जिसे कहते हैं वो, ये सारे मूवमेंट भी गवर्नमेंट ने अलाउ किए, पहले कभी अलाउ नहीं किए। इसका मतलब गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड कर लिया था कि हमें जाना है, बट वी हैव टू लीव इंडिया इन ए डिग्निफाइड मैनर। और ये 1900, अच्छा पार्टीशन की बात जो है पहले नहीं चली। इसमें किताब में मैं नाम दिए हैं, हालांकि कुछ लोग इस चीज को कहते रहे हैं
कि जी हमें जो है अलग रहना चाहिए, दो अलग डिफरेंट नेशंस हैं, इनको एक साथ नहीं रह सकते। इनमें जो हिंदू जो आर्किटेक्ट्स थे वो है राजनारायण नाभा, जो कहते थे हमने मुसलमानों के साथ नहीं रहना, गोपाल मित्रा, बीएस मुंजे, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, एमएस गोलवालकर, वीडी सावरकर, सीएस अंके अय्यर, भाई परमानंद। ये हिंदू नेशनलिस्ट कह सकते हैं इन्हें, जो भी कहें, ये लोग थे। इन्होंने ये कहा कि ये मुस्लिम्स एंड हिंदूज दे आर टू डिफरेंट नेशंस और ये एक साथ नहीं रह सकते। अच्छा, मुस्लिम्स में भी कुछ जो है ये आते हैं, रहमत अली का नाम आता है और दूसरे सर सैयद अहमद खान वगैरह ये नाम आते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट इतनी जेनरस कभी नहीं रही कि इन्होंने कहा कि हमें अलग रहना है तो अलग। इन्होंने कभी गवर्नमेंट ने अपने किसी भी उसमें ये स्वीकार या मंजूर नहीं किया कि अलग अलग हो जाओ। ये जो मंजूरी या जो एकदम से डेवलपमेंट हुई है, ये डेवलपमेंट हुई है 1942-3 जो भी है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद में एक चीज बिल्कुल गोरे जो ऑफिसर्स या जो रूलर थे उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि इंडिया एक बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और यहाँ पर फाइनेंशियल डिस्पैरिटी बहुत है, एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब है। तो ये इजीली बहुत आसानी से जो कम्युनिज्म है उसका शिकार हो सकते हैं। और इस चीज को अगर ये कम्युनिज्म में जाते हैं तो ऑलरेडी जवाहरलाल का इंक्लिनेशन रशिया की तरफ था, तो वो नहीं चाहते थे कि इंडिया एज इट इज पूरे मुकम्मल तौर से साबित सूरत जो है रशिया के कैंप में चला जाए। इसलिए उनकी ये प्लानिंग थी कि जिस तरीके से भी हो इसको छोड़कर जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप एक चीज और देखें कि लॉर्ड माउंटबेटन से पहले जो वायसराय थे वो थे वेवल। वेवल ने इन्हें जब उन्होंने कहा भी हमें इंडिया छोड़कर जाना है और जल्दी से जितना हो सकता है पावर ट्रांसफर करो, तो उन्होंने अपना एक दिया ऑपरेशन मैड हाउस। उसने जब वेवल ने ये दिया, वहां पार्लियामेंट में उसे पेश किया कि जी ऐसा है कि अब हमारा जो पर्पस था सर्व हो गया है, हमें ज्यादा इसमें सिर खपाई करने की जरूरत नहीं है। जो डिफरेंट यहाँ पे 500-400 जो भी स्टेट्स हैं उनको एज इट इज उनकी जो टेरिटरी है सौंप कर हम आराम से निकल जाते हैं। अब ये जो मैड हाउस का जो ऑपरेशन का जो प्रपोजल था वेवल का, ये पार्लियामेंट में पहली ही हियरिंग में ये डिक्लाइन हो गया, खत्म हुई, और इसके वजह से उन्हें फिर वापस बुला लिया। कहते हैं इस तरीके से इंडिया सिविल वार में चला जाएगा और बदनामी हमारी होगी, और सिविल वार का जो बेनिफिट है वो नेचुरली कम्युनिज्म को मिलेगा। इसलिए जो है वेवल को हटा के लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन को टारगेट दिया था 18 मंथ्स का, लेकिन उन्होंने फरवरी मार्च में ज्वाइन करने के बाद 3 जून को उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि इंडिया एंड पाकिस्तान दे विल बी 2 सेपरेट स्टेट्स। और जो है ये जो जून 48 में जो ये डिवीजन होनी थी, ये जो सेपरेशन या पावर ट्रांसफर होनी थी, ये उससे 10 महीने पहले अगस्त में हो गई। तो ये सारे का सारा हम अगर सोचें कि कोई बहुत बड़ी फ्रीडम की बैटल हुई है, कोई जंग लड़ी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेज यहाँ से निकलना चाहते थे एक बाइज्जत तरीके से, कि कहें कि जी यहाँ पे बहुत ज्यादा जंग हुई है और कत्लो गारत हुई है इसलिए हम उन्हें आजादी देकर निकल आए, ऐसा कुछ नहीं था, एक भी मोमेंट में नहीं हुई। अगर आप देखते हैं तो महात्मा गांधी को इमीडिएटली प्रमोट किया गया है। महात्मा गांधी से कांग्रेस में सीनियर जिन्ना साहब थे, उन्हें नहीं प्रमोट होने दिया, इन्हें प्रमोट किया। और उसकी वजह ये थी कि गांधी, और जब गांधी अफ्रीका से आए तो इन्हें केसरे हिंद का टाइटल भी दिया गया। अब जो सरकार उन्हें केसरे हिंद का टाइटल दे रही है उसके खिलाफ कहां जंग करेंगे? इसका मतलब गांधी साहब उनके प्लांटेड थे, ये चीज क्लियर है। दूसरा ये है कि गांधी जी में एक खूबी थी कि वो किसी भी मासिस के, किसी भी जो लोग हैं उनके इमोशंस को राइज भी कर सकते थे और उसे डिफ्यूज भी कर सकते थे। अब इसलिए गांधी जी पहले एक राइज करते थे इमोशंस को, बाद में उन कह देते कि भाई मैं मरण वर्त पर बैठ रहा हूँ, और पब्लिक जो है अपना मूवमेंट छोड़ के उनको मनाने में लग जाती थी। ये सब जो सर्कस चलता रहा है,
कि कभी ये जो है आप देखें अपराइज होगी पब्लिक और अगले मोमेंट ही उनको मनाने में लग गई, डिफ्यूज होगी सारी सिचुएशन। ये एक ऊपर नीचे ये एक सर्कस चलता रहा है सिंस 1920 to 47। अब मेरे पास बहुत सारे फोटोग्राफ पड़े हैं, आपने भी देखे होंगे कि एडविना के कंधे पे हाथ रख के महात्मा गांधी उनके घर डिनर करने जा रहे हैं, उनकी गाड़ी में घूम रहे हैं। जब लॉर्ड माउंटबेटन आए हैं तो उन्हें महात्मा गांधी को बिहार से उन्होंने अपने उससे प्लेन से वापस बुलाया। तो इसलिए जो है ये चीजें, ये कहना कि कोई जंग हुई है, जंग नहीं हुई है, ये सिर्फ एक पावर ट्रांसफर था इन ए डिग्निफाइड मैनर। और दूसरा ये था कि इसे कम्युनिज्म के उसमें ना जाएं, ये कैंप में ना जाएं, उससे बचा के निकलना था। मेरी तो अपनी सोच यही है। बाकी ये चीज सही है कि हिस्ट्री में कोई भी अंतिम कुछ नहीं, आखिरी कुछ नहीं है, हर आदमी की अपनी अपनी रिसर्च है। इट में भी और लोग अलग अपना नजरिया दे सकते हैं। अच्छा सरदार जी, आपने कुछ हिंदू लीडर्स के नाम लिए जो ये हाँ कहते जी, थे कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, हाँ लेकिन जी, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट बहुत सारे लोग ये देंगे कि हिंदुओं की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, और कांग्रेस जो थी वो कंपोजिट नेशनलिज्म या एक मुत्तहिदा नेशनलिज्म पे यकीन रखती थी। और जो आपने बात की कि गांधी को प्लांट किया गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1945 में खत्म हुई, उससे पहले आपको पता है कि उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट भी शुरू की, हजारों लाखों लोग जेल भी गए। तो हाँ अगर जी। गांधी जी प्लांटेड आदमी थे, बहुत से लोग तो जिन्ना साहब के बारे में भी ये इस तरह की बात करते हैं, लेकिन दैट साउंड्स लाइक अ कंस्पिरेसी थ्योरी एक्चुअली, कि जी उनको प्लांट किया गया, तो फिर उनको इतनी देर जेल में क्यों डाला? कांग्रेस के कितने लोग जो हैं वो कितनी कितनी देर जो है, पंडित नेहरू कितनी देर जेल में रहे, मौलाना आजाद कितनी देर जेल में रहे, सरदार पटेल कितनी जेल में रहे। तो इसको कैसे आप देखते हैं फिर? नहीं सर, ये जो है इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हाउ दे विल प्रूव कि ये लोग जो है मूवमेंट को लीड कर रहे थे। अगर उन्हें वैसे ही छोड़ेंगे तो अब जब जवाहरलाल की मिसिस की तबीयत खराब हुई है तो उन्हें ऑफर किया गया कि आप अगर जाना चाहते तो आप जा सकते हैं। तो ऐसी कैसी जेल है फिर? दूसरा ये है कि जो जहां तक ये दूसरे जो लोग हैं जो हिंदूज आर्किटेक्ट ऑफ पावर ट्रांसफर थे, इसमें असल ये है कि कांग्रेस उन्हें एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म नजर आ रहा था, इनके पास अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। और दूसरा ये है कि वीडी सावर के बारे में, तो वीडी सावरकर के बारे में तो क्लियर है कि वो जेल में गए तो बाद में माफिया मांग ली, तो उनका कोई ऐसा वो नहीं है कि ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि वो बहुत ज्यादा गोरों के खिलाफ रहे। लेकिन उन्होंने मुस्लिम्स को डिस्कार्ड करने की कोशिश की। भाई परमानंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो है इन्हें मुस्लिम्स को सिंध की तरफ धकेल दो, और जो इनमें कन्वर्ट होना चाहते हैं उन्हें आने दो, नहीं तो इन्हें सिंध की तरफ धकेल दो, इधर कोई आदमी रहना नहीं चाहिए। इतनी तो हॉट स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं। अच्छा सर, आपने बात की कि सिखों की जो तादाद है कम दिखाई जाती है। अब हाँ जी, 2011 में 2011 में जो सेंसस हुआ, उसके मुताबिक सिख जो हैं वो 20.8 मिलियन हैं, यानी 2 करोड़ 80 लाख के 80 करीब। लाख हम्म जी। तो आप जो है इसको बता रहे हैं कि 8 करोड़ हैं क्या? आपके 12 पास क्या करोड़ है फिगर? जी, 12 12 करोड़। करोड़ है। तो इतना हाँ ज्यादा जी। फर्क जो है कैसे आ गया, और क्या किसी सिख लीडर ने इस पे कोई प्रोटेस्ट किया? नहीं सर, वो सिख लीडर तो अब भी उनके हैंड इन ग्लोव है। सिख हम्म। लीडरशिप तो आज की तारीख में भी जो है वो कुछ नहीं है। बिल्कुल ही जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि कुछ नहीं कर। मैं आपको रेफर किया कि जो भोपाल के पास मुल्ताई में डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना, उन्होंने इस पर पीएचडी की है। और ये क्या है असल में, जब महाराजा रणजीत सिंह की स्टेट डिक्लाइन हुई है तो बहुत लोग यहाँ से निकल गए, और वो उन्हें सिख लीगर कहा गया, बंजारे कहा गया। ये लोग इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जाकर बसे, आज भी बसे हुए हैं। वो पूरे तरीके से पहनावे में, शक्ल सूरत में, अपीयरेंस में सिख हैं। लेकिन वो वहां पर जो पंजाब से बाहर है उन्हें वो सिख कैटेगरी में गिने ही नहीं जाता। इंडिया में उन्हीं सिखों को सिख गिना जा रहा है जो दिल्ली में है या पंजाब में है।
इसलिए वो एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, चंक है, जो दूसरी स्टेट मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, इन सब स्टेट्स में है, और ये बहुत बड़ी गिनती में है। और वहां पे ये लोग अपने कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें जो है जब गिनती की जाती है तो इन्हें हिंदू काउंटिंग में ले लिया जाता है। अच्छा सरदार जी, आपने महाराजा रंजीत सिंह की भी बात की। मुझे भूल ना जाए, पाकिस्तान में एक बड़ी मशहूर ये बात है कि जी उनके दौर में बादशाही मस्जिद जो है लाहौर की, वहां पे घोड़े बांध दिए गए थे। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? बाकी चीजें फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं। नहीं जी, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम की बात नहीं है ये। महाराजा रणजीत सिंह पहले जो भंगी मिसल थी, ये उनके कारनामे थे। हम्म। भंगी मिसल के कारनामे थे। अगर आप फकीर म्यूजियम, फकीर खाना म्यूजियम अगर आप जाएं, तो वहां पर एक लिस्ट अवेलेबल है और बहुत बड़ी उन्होंने रोल करके रखी हुई है। उस लिस्ट में जो है वो सारे, लिस्ट में वो सारे नाम हैं, तकिए हैं, और वो मंदिर हैं, और वो गुरुद्वारे हैं, और वो मस्जिद हैं जिन्हें की मंथली पैसा सरकारी खजाने से जाता था। तो अगर जो आदमी तकिए तकिए को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को जो इस तरीके से मंथली स्टाइफंड दे रहा है, वो आदमी ये नहीं करेगा। ये जो बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं, जो ये हरी सिंह भंगी और ये जो भंगी मिसल थी, इनके टाइम जातियां हुई हैं और बहुत ज्यादतियां हुई हैं, हम भी इस बात से सहमत है। पर महाराजा रणजीत सिंह के टाइम नहीं, ऐसा नहीं है ये बात। ये पहली बात है उनसे। लेकिन लोग, उन बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है या याद ही नहीं है कि इससे पहले भी सिख मिसल यहाँ पे कायम थी, भंगी मिसल। और वो सिर्फ जो सिख डोमिनेंस है, उसे सारे को महाराजा रणजीत सिंह के साथ जोड़ देते हैं कि ये सिख टाइम में हुआ। सिख टाइम बहुत, ये तो 1799 में, 1799 में महाराजा रणजीत सिंह आए। उससे पहले भंगी मिसल थी यहाँ पर। अच्छा सरदार जी, खालिस्तान का जो मुतालबा है, जो डिमांड है, उसको आप कैसे देखते हैं? हमारे एक रिटायर्ड एम्बेसडर हैं अब्दुल बासित, जो इंडिया में एम्बेसडर रहे। वो ये कहते हैं कि हमारे लोग पता नहीं क्यों इसके बारे में इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। इस मूवमेंट में कोई जान नहीं है, क्योंकि इसके जो बानी थे, जो फाउंडर थे, जगजीत सिंह चौहान, वो भी हम्म। तौबा ताइब हो गए थे और फिर वो माफी तलाफी करके तो वापस आ गए थे इंडिया। और वहां पे ही डाइड इन हिज विलेज इन 2007। जगजीत सिंह चौहान ने ही एक्चुअली जो सिख यूथ था उसे मिसगाइड किया। उन्होंने तो $5 का खालिस्तान का नोट भी छाप लिया था। और लेकिन ये मेरे पास भी लेटर पड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जगजीत सिंह चौहान, उन्हें और पैसे चाहिए लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। इट दिस द लेटर एड्रेस टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये मूवमेंट नहीं है। और दूसरा एक चीज और है कि जिस मूवमेंट को ग्रास रूट लेवल सपोर्ट नहीं होती, वो मूवमेंट कभी कामयाब नहीं होती। आप इस चीज को समझ सकते हैं। सिख सिख्स को बहुत नुकसान 47 में हुआ है। पंजाब से ज्यादा खुशहाल सिख पंजाब से बाहर है। बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्री हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में है। ये वहां से अगर ये होता है तो दोबारा से ये जेनोसाइड होने वाला काम होगा। और पंजाब में कहाँ उन्हें कंपनसेट कर सकते हैं? यहाँ पे मेरे पास ये 1950 में खालसा कॉलेज खालसा कॉलेज लायलपुर, जो बाद में जलंधर में खुला, उसके प्रिंसिपल थे गुरचरण सिंह तालिब। उन्होंने 1950 में एक सर्वे अपनी पब्लिश कराई और श्रोमणी कमेटी ने वो पब्लिश कराई थी। उसमें उन्होंने पूरे डाटा दिया है कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट में 70 to 80% फार्मिंग लैंड सिखों के पास थी। बाकी और जगह भी बहुत ज्यादा, ये बेसिकली एग्रीकल्चर कम्युनिटी है। वहां पे गए तो जाए, जिसके पास यहाँ 25, 30, 50 एकड़ जमीन थी, उधर जाकर वहां 2-2 एकड़ भी नहीं मिली। तो इसलिए जो है, जो लोग अगर बाहर से ये दोबारा मूवमेंट पकड़ते हैं, और जो पंजाब से बाहर के सिख हैं, वो या तो वहां पर टोपियां पहन लेंगे क्योंकि उनके कारोबार इतने बड़े हैं, या फिर कत्लो गारत होगी। उन्हें पंजाब में क्या मिलेगा? उन्हें आने के बाद में घर नहीं मिल सकते उनके हिसाब से, जैसे वो मेंशन में रह रहे हैं। उनके बहुत बड़े करोड़ों में उनके टर्नओवर हैं। इसलिए ये मूवमेंट जो है, ये ग्रास रूट लेवल सपोर्ट नहीं है। ये एक बस पॉलिटिक्स में एक इशू चल रहा है।
इसमें आम पब्लिक का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सपोर्ट नहीं करते। तो पन्नू जैसे लोगों को आप कैसे देखते हैं? वो बड़े एक्टिव हैं और बड़े बयानात देते रहते हैं। और जगजीत सिंह चौहान की ये भी तो बात है ना कि उन्होंने एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी और पासपोर्ट भी इशू किया था खालिस्तान का, करेंसी भी की थी। हाँ, करेंसी और भी की। जी ये सब ये सब ये सर गवर्नमेंट के आदमी है। अब आप ये बात बताएं, पन्नू बहुत बड़े लेवल पे प्रोपेगेट कर रहे हैं खालिस्तान को, ठीक है, तो खालिस्तान अमेरिका में बनेगा? कहाँ बनाओगे? कनाडा में थोड़ी बनना है, वो तो इंडिया में बनेगा। ही शुड कम एंड स्टार्ट हिज स्ट्रगल हेयर। तो फिर और दूसरा ये कह देना, इस तरीके की गर्म स्टेटमेंट दे देना कि ये 26 जनवरी को ये कर देंगे, फलां तारीख को ये कर देंगे, इससे जो है एनवायरनमेंट खराब होता है, इससे कुछ अचीवमेंट नहीं होगी। अचीवमेंट तभी होती है जब ग्रास रूट लेवल पब्लिक सपोर्ट करे A to Z। अब पब्लिक इसमें जो है, पब्लिक ने बहुत नुकसान सिख कम्युनिटी ने उठाया है। देखिए 25,000 यूथ ऐसा कत्ल किया गया है जिसका कि कोई कंपनसेशन नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। और जब जसवंत सिंह खालड़ा ने ये सारी लिस्ट तैयार की तो बाद में जसवंत सिंह खालड़ा भी लावारिस होकर मर गया, उसे भी कत्ल कर दिया गया। वो उनकी लावारिस लाशों का रिकॉर्ड बनाता रहा 25,000 का, और बाद में फिर वो खुद भी लावारिस ही रहा, उसकी डेड बॉडी मिली ही नहीं। तो इतना जो है ये, और ये जो 25,000 है सारा यूथ है। कोई शाम को निकला, उसको पकड़ लिया, उठा लिया, मार दिया, पता नहीं लगा। तो इसलिए ये ना, बहुत सिख कौम ने बहुत नुकसान उठाया है। 47 से उभर के अभी सीधे हुए थे, बाद में ये 84 हो गया, और 84 के बाद में अब ये कुछ ना कुछ चलता रहता है। और वैसे भी इंडिया में जो है ये ज़्यादातर जो है ये कॉम्युनल फीलिंग ज़्यादा राइज हुई है पिछले कुछ समय में, और वो जो है दैट्स नॉट हेल्दी एनवायरनमेंट। अच्छा सरदार जी, जरनैल सिंह भिंडरावाला के रोल को कैसे देखते हैं आप? कि उन्होंने डिड ही डू अ डिससर्विस टू द सिख कम्युनिटी, या उन्होंने कोई अच्छा काम किया? आप बहुत स्ट्रॉन्ग सवाल कर रहे हैं, मरवाएंगे मुझे। असल में ये है कि जरनैल सिंह भिंडरावाला एक्चुअली एवरीवन नोज कि ही वाज प्रमोटेड बाय कांग्रेस। इंदिरा गांधी के प्रमोशन थे वो, और जैल सिंह के थ्रू उन्हें प्रमोट किया गया था। बाद में फिर उनका कद इतना बढ़ गया, उन्हें जो उनके वर्ड होते थे वो गॉड्स वर्ड बनने लगे, तो वो फिर उनका कद बढ़ गया। बाद में फिर उन्होंने गवर्नमेंट की भी सुननी बंद कर दी, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें पहले प्रमोट किया, बाद में एक बहाना बनाया सिखों को सबक सिखाने का, और वो सिखा दिया। और बहुत नुकसान इज्जत को भी हुआ और मैन पावर को भी हुआ, डिसग्रेस भी हुए। उस टाइम मैं इराक में था जब ये सारा कारा हुआ है। तो वो तो एवरीवन नोज कि कांग्रेस ने उन्हें खड़ा किया था। बस एक उनका जो है, एक चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ज्यादातर जो लीडर होते हैं मोर्चा छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लोगों के बेटे कत्ल करा के और मैदान छोड़ के नहीं भाग सकता। ही स्टेड देयर एंड ही वाज किल्ड ऑन द स्पॉट। ये एक पॉजिटिव पॉइंट निकलता है कि वो मैदान छोड़ के निकल सकते थे, पर वो नहीं, कहते नहीं, मैं साथ में रहूंगा। बाकी तो इसके पीछे तो पॉलिटिक्स थी ही। लेकिन सर, अगर आपकी पॉलिसी सही ना हो, इनलाइटेंड ना हो, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता ना। आप चाहे आखिर तक वहीं रहें, तो नुकसान ही होता है ना कम्युनिटी को अल्टीमेटली। और सर, उन्होंने कुछ निरंकारी जो सिख हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया, उनके एक लीडर को मार दिया। तो क्या है नहीं, सिख मेन उन्होंने, स्ट्रीम ओपिनियन क्या है निरंकारियों के बारे में? और नहीं रावलपिंडी नहीं में आपको पता है कि अभी भी एक बाजार है, निरंकारी बाजार। हाँ जी, हाँ जी। असल में ये निरंकारीज के साथ में, निरंकारीज के कत्ल में वो शामिल नहीं थे। असल में ये था कि आपको भी इस चीज का इल्म है कि सिखिज्म में गुरु ग्रंथ साहब को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और ये माना जाता है कि जहां उनको एनथ्रोन किया गया है, प्रकाश किया गया, कोई उसके बराबर नहीं बैठेगा, ये मानता है। लेकिन इन लोगों में ये थी कि ये लोग उन उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए साथ में रखते थे, और आप खुद ऊंचे होकर बैठते थे। ये दिस वाज द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। तो इन्हें ये कहा गया कि भाई आप जो है या तो साथ ना रखो, जो साथ रखते हो तो फिर आप इज्जत से रखो। इस चीज पे झगड़ा हुआ। ये
1978 में ये इनका यहाँ पर कोई कॉन्ग्रीगेशन था निरंकारीज का, और ये भिंडरांवाले के आदमी उन्हें इस बात पर रोकने के लिए गए थे। अमृतसर की बात है ये। उसमें उन्होंने ऑलरेडी वहां पे आदमी रखे हुए थे गनमैन, और उन्होंने फिर इन पर गोली चलाई। उसमें 13 आदमी भिंडरांवाले का जो जत्था था उसके शहीद हो गए वहां पर रेलवे कॉलोनी में अमृतसर। उसके बाद में ये चलता रहा। उनके निरंकारी जो गुरबचन थे उनके जो कत्ल में, तो वो तो बहुत बाद में 1980 में हुआ है, और उस कत्ल में रणजीत सिंह वाज डायरेक्ट पर्सन, जिसने वो पहले उनके डेरे पर दिल्ली में कारपेंटर का काम करता रहा। जब वो देखा कि काफ़ी कॉन्फिडेंस हो गया है, और जब वो रात को एक दिन आया तो उनको शूट करके वो निकल गया। बाद में उसको जेल हुई, फिर एविडेंस ना होने की वजह से वो रिलीज हो गए, और उन्हें फिर अकाल तख्त का जत्थेदार भी बनाया गया। एंड स्टिल ही इज अलाइव, लेकिन दैट मैन हैज नो कंसर्न विद भिंडरांवाले ग्रुप। अच्छा सरदार जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिखिज्म की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी, एगैलिटेरियनिज्म की, मुसावात की, बराबरी की, उससे एक तरह से इनहराफ किया गया, और वहां पे भी कास्टिज्म का फैक्टर आ गया। उसकी वजह से बहुत सारे सिख जो हैं पंजाब में, वो अब क्रिश्चियंस हो गए हैं। इसके बारे में क्या इत्तलात हैं आपके पास, क्या इंफॉर्मेशन है? नहीं, इसमें सिखिज्म में एक डोमिनेटिंग कास्ट है जट, ये डोमिनेट करते हैं। इसमें कोई आम फ्रॉम दैट कम्युनिटी। लेकिन ये जो कन्वर्शन है क्रिश्चियंस में, ये फाइनेंशियल है। और फिर इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि हिप्नोटिज्म का सहारा लिया है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन उसमें ये फाइनेंशियल इसमें मेन चीज है। क्योंकि जितने भी पुअर कम्युनिटी थी, ये इन्होंने इसमें स्कूल में किया, अभी बच्चे की फीस फ्री है, वहाँ पे मेडिकल में तुम्हारी मदद, वो ज़्यादातर ये फाइनेंशियल है। वो जात आधारित नहीं। अभी भी बहुत सारे मजहबी और दूसरे जो रविदासी हैं वो दे आर लार्ज नंबर, लेकिन जो भी कन्वर्ट हुए हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो फाइनेंशियल हेल्प है जो ये लोग करते हैं। इतवार के इतवार बुला के उन्हें जो है फाइनेंशियल मदद करते हैं, उसमें ज़्यादातर फाइनेंस इन्वॉल्व है। ये चीज़ कम है जो है अपर लोअर कास्ट की। ये तो पहले से चल रहा है इंडिया में, चाहे जो भी कम्युनिटी है, या पाकिस्तान में जो भी कम्युनिटी है। आप दोनों मुल्कों को एक साथ ही लेके चले, दोनों ही मुल्कों में ये कास्टिज्म खत्म नहीं हो सकती, जिस मर्जी रिलीजन को आप अडॉप्ट कर लें। इस्लाम इज ए कास्टलेस रिलीजन, ठीक है, इसमें भी तो कास्टिज्म है। जो जाट हैं, जट, ये दूसरी कम्युनिटी में अपनी बेटी नहीं देंगे। तो ये कास्टिज्म तो हमारे इस टोटल जो बड़े सगीर है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो भी है, ये इसकी एक इनहेरिटेड क्वालिटी है कि ये कास्टिज्म से तो दोनों ही मुल्क, तीनों ही, बंगाल भी नहीं निकल सकते। हम लोगों के इसके पीछे थाउजेंड्स ईयर्स की एक सोच चली आ रही है जो बेबराबरी की है। इसके अलावा दूसरा ये है कि हिंदुइज्म में जो कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य और शूद्र, अब इसमें शूद्र जो है ये वो उसको सबसे नीचा मानते हैं, तो उसमें ब्राह्मण थोड़ी अपनी लड़की दे देगा। वही चीज आगे जो रिलीजन निकले हैं इनमें से वो उन्होंने अडॉप्ट कर ली। अब इस्लाम में लोग गए हैं, जब से भी जाने शुरू हुए हैं, लेकिन वो जो पिछली जो सोच थी कि मैं जाटा, वो साथ में लेके गए हैं, तो वो वहां पर भी नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि इंडिया में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा कहे कि भी तुम दूसरी नीची जात से और तुम्हें ईसाई में कन्वर्ट कर दें, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो रिलीजियस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसे आप मुल्लाइज्म कह लें, वो बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। तो जो ये कानून है, क्या नाम है उसका, जो धार्मिक सजाओं का कानून है, ब्लेस्फेमी लॉ, ब्लास्फेमी लॉ, तो उसका तो बिना कुछ किए भी झूठा इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। किया कुछ नहीं होता, वो कह दिया जी इन्होंने तो नबी की बुराई की है, बस चलो आ जाओ, कोई दूसरी जरूरत ही नहीं है। वो एक क्रिश्चियन लेडी का केस बड़ा हाईलाइट हुआ था, जो किसी के घड़े से पानी पी लिया खेत में काम करते हुए, और उसको बेचारी को फिर मारने तक आया होता है। दैट्स अ बिग स्टोरी।
तो ये तो हमारे इस आसिया टेरिटरी की, हाँ, तो जी, ये तो हमारे, आसिया, उनका नाम सरदार जी आसिया बीबी था जी। हाँ जी, हाँ जी, आशिया था। तो बाद में उन्हें फिर कंट्री से निकाल दिया, बाहर चले गए, वो बहुत कुछ हुआ उसके बाद में। तो ये हुआ, या फिर सियालकोट में मेरे ख्याल है एक श्रीलंकन का मैनेजर का कत्ल हुआ था, जी। वो भी एक केस ऐसा ही था। तो ये चीजें तो हमारे लोगों के बीच में, हमारे खून में है, हम इससे निकल ही नहीं सकते। अच्छा सरदार जी, ईस्ट पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट कैसी जा रही है? कुछ सुना उन्होंने कोई बिजली की रिलीफ दी हुई है, कुछ और भी इस तरह के कोई वेलफेयर के काम किए हैं? कैसे देखते हैं आप उनकी परफॉर्मेंस को? परफॉर्मेंस, शुरू में इन्होंने कोई कमिटमेंट्स की थी, और कमिटमेंट इन्होंने की विदाउट हैविंग एनी असेसमेंट ऑफ एक्सचेकर। खजाने की इन्हें समझ नहीं थी कि पैसा कितना है, और इन्होंने कमिटमेंट कर दी कि हर औरत को 1,000 रुपये महाना देंगे, ये छूट दे देंगे, ये छूट दे देंगे। अब जो एम्प्लॉय हैं उन्हें प्रॉपर आउटस्टैंडिंग डीए नहीं मिल रहा, या लेडीज को जो कमिट किया था वो नहीं मिल रहा। इसलिए जो है इस वक्त तो वो डिसग्रेस्ड है, और इनके बहुत सारे जो लोग हैं वो छोड़ के, साथ इनके एमपी ऑलरेडी भाजपा में चले गए लास्ट वीक। तो वो डिसग्रेस है इनको। एक्चुअली ये सब नौसिखिए थे सारे के सारे, तजर्बा किसी को था नहीं। इन्होंने शुरू में कमिटमेंट कर दिया। कमिटमेंट तो तब करें आपको पता होगा कि खजाने में कितना पैसा पड़ा, बाद में कहें जी खजाना खाली, हम क्या करें। तो भी वाई डिड यू मेड द कमिटमेंट। तो इसलिए वो आज के शुरू में था, पर लोगों ने उन्हें बड़ा साथ दिया। रिकॉर्ड विनिंग कराई, आउट ऑफ 117 दे गॉट 92 सीट्स, विच वाज a रिकॉर्ड ऑफ एज ऑन नाउ। लेकिन वो फाइनेंसिस की कमजोरी के कारण वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर सके, और आज उनकी पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। फिर दूसरा ये है कि पंजाब स्टेट है, और उसे ज़्यादातर जो उनके केजरीवाल हैं वो उसे एक्चुअली डिक्टेट करते हैं, जो कि पंजाब के लोगों को पसंद नहीं है। वो कहते हैं पंजाब की स्टेट है, पंजाब चलाएगा, दिल्ली से इसे डिक्टेट नहीं होने देंगे। और दिल्ली की डिक्टेशन की वजह से तो पंजाब में कोई भाजपा नहीं आ सकती। बीजेपी कभी भी पंजाब में नहीं आई आज तक, बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि वो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सिखिज्म की आइडियोलॉजी के बिल्कुल डिफरेंट है, उलट है उसके। वो नहीं आने देते उसे। अब भी ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब को एक बार हम जीत लें। अच्छा सरदार जी, एक तो अपनी किताब का टाइटल अगर दिखा सकें, और फिर एनी कंक्लूडिंग थॉट्स। जी, थैंक यू। क्लियर है? जी जी जी। कंक्लूडिंग एनी थॉट, एक तो ये, एक तो मैं इस चीज को मान के चलता हूं कि कॉमन रिलीजन इज नॉट द गारंटी ऑफ ए स्टेबल स्टेट, और पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जो बंगाली थे वो भी इस्लामिस्ट हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी इस्लाम के मानते हैं, लेकिन उनकी जो कल्चर है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनके वे ऑफ लाइफ है, वो वेस्ट पाकिस्तान से बिल्कुल अलग थे, जो नहीं निभ सकी, हालांकि दोनों का कॉमन रिलीजन था। तो इसलिए कॉमन रिलीजन जो है नहीं, इसके वजह से जो कहना चाहिए कि जो सेकुलर आइडियोलॉजी है जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज सरवाइव करें, वो ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। कॉमन रिलीजन चल सकती है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि कॉमन रिलीजन गवर्नमेंट जो है वो चलती रहेगी। और आप इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया, कौन सी आप ये बताएं कि उसमें कौन सी वो बुराई नहीं है जो पहले थी और अब नहीं रही पाकिस्तान बनने के बाद में। सब चीज़ें वही है, रिश्वत वही है, करप्शन वही है, खींचातान वही है, और जो कहना चाहिए कि इलेक्शन में हेरा फेरी सब वही जो इंडिया में है। तो अलग होके क्या कर लिया हम लोगों ने? अगर जो है वो पाकिस्तान अलग बन गया, लेकिन इसमें क्या अचीव क्या किया? क्या वहां पे नबी की टीचिंग्स पे फॉलो कर रहे हैं लोग? एक भी नहीं कर रहा। ना पब्लिक कर रही है, ना कुछ है। रिश्वत वहां पे बेतहासा है, करप्शन बेतहा। यही क्वालिटीज इंडिया में भी है, 100% है दोनों में। एक चीज और चौधरी साहब बहुत मजेदार है कि दोनों मुल्क को अलग हुए 78 ईयर प्लस हो गए, लेकिन तौर तरीके दोनों के एज ऑन नाउ सेम है। पता नहीं कौन सा कॉमन टीचर इन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। जो तरीका इधर है वही उधर है, और अब 78 साल से आपस में इनका मेल जोल नहीं है। तो ये कहाँ से कॉमन टीचर से ये ट्रेनिंग ले रहे हैं? हर फील्ड में, करप्शन में, मिलावट में, सब कुछ सेम चल रहा है।
अब बकरे के अंदर मार के उसमें पानी भर देना, वजन बढ़ा देना, बताओ ये कौन सा रिलीजन समझाएगा? इसलिए जो है कॉमन रिलीजन इज नॉट द गारंटी ऑफ ए स्टेबल स्टेट। ये सेकुलर इज द आई थिंक बेटर ऑप्शन जो होना चाहिए था। बाकी वी आर थैंकफुल कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी पब्लिक, दे आर टेकिंग केयर ऑफ, दे हैव मच एक्चुअली अफेक्शन फॉर द सिख, वेरी माइन्यूट कम्युनिटी है वहाँ पे, उसका ख्याल रखते हैं। जो गुरुद्वारा हैं उन्हें भी रेनोवेट किया गया है, जो हम लोग जाते हैं वो बहुत लोग प्यार से मिलते हैं, खाना भी खिला देते हैं, बहुत अच्छी अफेक्शन दिखाते हैं हमारे लिए, तो वो बहुत अच्छा है। हमारे लोग तो वहाँ जा कहते हैं यार यहीं पे एक मकान खरीद लो, तो वो हमारे लिए तो सिख कम्युनिटी के लिए वो एक अच्छा स्टेट है। वी एडमिट काफी वहाँ पे इज्जतमान लोग देते हैं। अच्छा सरदार जी, आपने जो कंपैरिजन किया इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि इंडिया की परफॉर्मेंस शायद कुछ डिपार्टमेंट्स में, कुछ शोबों में बेहतर रही है पाकिस्तान से। मसलन एजुकेशन में, हेल्थ केयर में। मतलब पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 62% है। इंडिया का कहा जाता है कि वो 80% से ऊपर है। हाँ और जी। वहाँ पे पावर्टी जो है, पावर्टी एलिविएशन ज्यादा कामयाब रही है पाकिस्तान में। पावर्टी एलिविएशन, पावर्टी में जो कमी का प्रोसेस है वो बहुत कम रहा है। और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंडिया में ज्यादा स्ट्रांग हैं। और हमारे यहाँ जो है इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो इतना फ्री और फेयर नहीं होता जिस तरह इंडिया में होता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग सो मच टाइम सर। इसमें सर एक चीज चलते हुए मैं आपको बताऊं कि जो इंडिया में जो ओवरऑल आप 80% या प्लस 80% जो जो लिटरेसी रेट बता रहे हैं, इसमें अगर मुस्लिम कम्युनिटी की लिटरेसी देखोगे तो वहीं मिलेगी जहां पर पाकिस्तान की है। उसके भी कुछ फिगर्स मैंने देखे हैं, और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है उससे इंडियन मुस्लिम्स का लिटरेसी रेट बेहतर है। नहीं सर, वो नहीं है। उसका रीजन ये है कि इंडिया में जो मुस्लिम लोग हैं वो ज्यादातर वो लोग हैं जो डे टू डे कमाने वाले हैं, वो जो गरीब तबका जिसे आप कहते हैं। इनका पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं है, और पढ़ाई की तरफ रुझान असल में पता नहीं क्या हुआ मुसलमानों में कम रहा है। आप सर सैयद अहमद खान को देख लो, ही वाज टोटली अगेंस्ट द एजुकेशन ऑफ द वुमेन। हम्म। उन्होंने कहा ये जरूरत ही नहीं है, ये घर पे रहें और खाविंद की खिदमत करें। तो ये जो है इंडिया में कुछ कम्युनिटी, केरला बहुत एडवांस है एजुकेशन में, 100% पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप एक्चुअल डाटा अगर कोई कलेक्ट कर सके तो मुस्लिम्स का लिटरेसी रेट कंपेयरिंग टू अदर कम्युनिटीज डाउन निकलेगा। ये लोग लेकिन एजुकेशन पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे। यही वजह है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस आईपीएस इन उसमें जो है इनके आदमी बहुत रेयरली जा रहे हैं, मिलिट्री में इनके आदमी बहुत कम जा रहे हैं। तो वो जो है ये ज्यादातर इसमें है कि भाई सरवाइव करना है। मिस्त्री बन गए, या फ्रूट की रेडी लगा ली, फ्रूट की दुकान कर ली, या ड्राइविंग कर ली, तो इस ट्रेड में ज्यादा है। तो जो इस ट्रेड में रहा है आदमी, वो उसके एजुकेशन की उसे इतनी ज्यादा अहमियत नहीं पता होती है। बाकी हम तो पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं, और यही कारण है कि हमने जो है ये पिछले 6 साल से हम मिनहाज यूनिवर्सिटी में एक अवार्ड शुरू किया है, जिसमें हम एक लड़का और एक लड़की दोनों को देते हैं एट पार में, कभी एजुकेशन में लड़की को भी बराबर रखें। और और इसमें इंटरेस्टिंग है, इसमें ज़्यादातर जो अवार्ड लेने वाले लड़के थे, पहला जो लड़का था उसका तो मुझे नाम भी याद था, वो ज़्यादातर अरेबिक के स्टूडेंट हैं। ये भी बात है। हम्म, ये नकीब आजम नाम था लड़के का, और ही वाज फ्रॉम अरेबिक, और दूसरे लोग भी बाद में अरेबिक वाले इस अवार्ड को ज्यादा लिए हुए हैं। आपका सर ये अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो ये चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में मुकाबला करें, इन फील्ड्स में ज्यादा मुकाबला करें, जैसे सोशल सेक्टर है, एजुकेशन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है। अब देखिए, हमारे यहाँ जो है, हमारे एक प्रेसिडेंट थे आरिफ अलवी, उन्होंने ये कहा कि 27 मिलियन पाकिस्तानी चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। या और हमारी जो रूलिंग एलीट है उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती इन चीजों पे। और सर, या एक्नॉलेज्ड फिगर्स हैं कि 40% ऑफ पाकिस्तानी चिल्ड्रन आर फेसिंग स्टंटेड ग्रोथ। तो हाँ ये जी। जो चीजें हैं इन पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है, इनको बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। और हम इंडिया को
क्यों नहीं इंडिया का मुकाबला करते साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में? दैट इज माई माई फोकस, माई कंटेंशन। इसमें चौधरी साहब एक चीज और आप नोट करें चलते चलते कि पाकिस्तान बना के मुसलमानों का फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? आपका क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा नुकसान है। वो कैसे? 30-35 25-30 करोड़ मुसलमान इंडिया में हैं, 22 से 25 करोड़ पाकिस्तान में हैं, प्लस माइनस बांग्लादेश में होंगे। टोटल आबादी कितनी हो जाती है? अबाउट 80 करोड़। ये 80 करोड़ अगर पार्टीशन ना होते तो इंडिया में इनकी एक आवाज होती, इनकी पॉलिटिकल से होती, इनकी वोटिंग की पावर होती। ये अपनी किसी भी चीज को डिक्टेट करके उसको अपनी कम्युनिटी के लिए मनवा सकते थे। ये जो है पार्टीशन की वजह से कम्युनिटी 3 हिस्सों में बट गई। अब ये तो नुकसान है मेरे हिसाब से। एक जगह रहते तो ज्यादा ताकत थी, ये इनकी गवर्नमेंट भी बन सकती थी और बनती रही है पहले। आप देखो इनके जनसंघ के साथ में ये सरकार बनाते रहे हैं मुस्लिम लीग वाले, और अगर ये यहाँ पर रहते तो यूपी में इनकी बहुत आराम से सरकारें बनती थी। लेकिन इन्होंने अलग होके और जो एक पावर थी उसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो नुकसान है। लेकिन सर बहुत सारे पाकिस्तानी आपसे डिसएग्री करेंगे और वो जिन्ना साहब को कोट करेंगे कि उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान ना बना, पार्टीशन ना हुई, तो इंडिया में मुसलमान भी खत्म हो जाएंगे, अनाइलेट हो जाएंगे, और इस्लाम भी अनाइलेट हो जाएगा, यहां तक उन्होंने कहा था। नहीं सर, 30-35 करोड़ 30 करोड़ बैठे हुए कौन सा मर गया? कौन मुसलमान एजिटी तो सरवाइव कर रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही है। उन पर तो कुछ लोगों ने कहा कि इनके ऊपर फैमिली प्लानिंग लागू करो कि इतने बच्चे, वो भी लागू नहीं है, वो बड़े आराम से चल रहे हैं। तो जो 30-35 करोड़ सरवाइव कर रहे हैं तो 80 करोड़ तो और बेहतर सरवाइव करते। मैं 1% भी सहमत नहीं। इससे मुसलमानों की स्ट्रेंथ को बहुत बड़ा झटका लगा है, नुकसान हुआ है इनका इस्लामिक स्ट्रेंथ का। हमारे यहाँ तो सर आजकल बड़ा पॉपुलर आर्गुमेंट है कि जब से बीजेपी आई है, मुसलमानों की जिंदगी अजीरन कर दी है, उनका कत्लेआम हो रहा है, उनको मारा जा रहा है। वो चलो मान लिया है, कुछ है, कुछ केसेस हैं, चलो मान लेते हैं। लेकिन ये कोई औरंगजेब का तो टाइम नहीं है कि गद्दी पे बैठ के मरने के बाद उतरेंगे। ये तो इलेक्शन है, कल को कोई और आ सकता है। इसलिए ये तो टेम्परेरी फेज है। तो वो नहीं है, थोड़ी सी अब वो भी थोड़ा सा मुस्लिम भी थोड़े से पीछे शांत हो गए, नहीं कर रहे। दे आर जस्ट पासिंग द टाइम कि वी लेट द राइट टाइम कम। इसलिए पर ये मैं पहले एक जगह कहीं पर लेक्चर में ये बात कह चुका हूँ कि पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी के बाद फिर हाफ नेशन थ्योरी हो गई, पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए। लेकिन ये जो मुस्लिम स्ट्रेंथ थी ये 3 हिस्सों में बट गई। अगर ये एक जगह होती तो इनकी तो गवर्नमेंट इंडिया में भी बन सकती थी। इसलिए जो है मैं ये मानता हूँ कि ये कौम का एज ए होल जो है नुकसान हुआ है। ये पॉलिटिकल और सोशल दोनों में नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे माइनॉरिटी में मुसलमान इंडिया में आ गए, ठीक है, पाकिस्तान में हैं तो वो इंडिया का कुछ कर नहीं सकते। जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट थ्रू आउट लाइफ चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर इंडिया ही चलता रहता, ये जो कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे, जिन्ना साहब या गांधी या इन लोगों को तो ब्लेम ही कर सकते हैं। ये तो डिजाइन तो ब्रिटिश का था ताकि इंडिया को कैसे रशियन कैंप में जाने से रोका जाए। ये तो क्लियर है अगर आपको एविडेंस, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले कभी भी पार्टीशन का जिक्र नहीं है, एक्सेप्ट जिन्ना साहब ने जो 40 में जो रेजोल्यूशन पास किया वो उन्होंने पास किया, गवर्नमेंट ने कभी हाँ नहीं की थी उस पर भी। ये चीज है। जी, थैंक यू वेरी हाँ मच सरदार जो जी। और अगर कोई दोस्त अपोजिंग व्यू देना चाहें, दे आर वेलकम। थैंक यू अगेन। ओके, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू जी।